तो आइए हम आपको बताते हैं कि आज के बुलेटिन में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं, किन खबरों का विश्लेषण करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की सरकार ही बनेगी या महबूबा मुफ्ती किसी और को विकल्प की गंभीरता से तलाश कर रही हैं, आपको बताएंगे। लेकिन आज हम पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई और आतंकवादियों की तैयारियों का गंभीर विश्लेषण भी करेंगे। आज हम बताएंगे आपको कि कैसे जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आने के बावजूद पाकिस्तान में जैश का जलवा न सिर्फ कायम है बल्कि जैश को खासी सरकारी मदद भी मिल रही है। पठानकोट हमले में भारत की तरफ से सौंपे गए सबूतों का क्या हुआ और क्या भारत के सबूतों के बाद अच्छी खबर जल्द आने वाली है, इसका भी विश्लेषण होगा। क्या पठानकोट हमले के बाद बीएसएफ के सामने भी साख का संकट खड़ा हो गया है, इस सवाल को भी मतने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन पहले बात जैश के मुखिया मसूद अजहर की। भारत मसूद को पठानकोट हमले के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर देख रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान में खुलेआम रंगरूटों की भर्ती में जुटा हुआ है। जैश का सबसे दुर्दांत आतंकी मसूद बना रहा आतंक की फौज। आतंक बरपा देंगे 700 आतंकवादी। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले का सबसे बड़ा गुनहगार जैश ए मोहम्मद के आतंकवाद की नर्सरी का आतंकी मौलाना मसूद अजहर। जी हां, आतंकवाद की नर्सरी लाहौर से लेकर बहावलपुर तक और ज्यादा फलने फूलने लगी है। भारत पर हमले की साजिशों के लिए जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के दोनों सरगना बढ़ चढ़कर आतंकवादियों की भर्ती में जुटे हैं। हाफिज सईद पहले से आजाद है और मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान कुटिलता के शिखर पर पहुंच रहा है। पठानकोट में हमले के साजिश से जुड़े इस सबसे बड़े आतंकी सरगना को पाकिस्तान कब गिरफ्तार कर शिकंजा कसेगा, इसकी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन एजेंसियों को मिली रिपोर्ट के मुताबिक मसूद की आतंकी पाठशाला में रंगरूटों की तादाद 400 से बढ़कर 700 पहुंच गई है। आतंक की इस नई फौज के जरिए मसूद अजहर फिर से आतंकी हमले का नया मंजर रचने में जुट गया है। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से पाकिस्तान सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की सारी गतिविधियों का जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक 2002 में जैश पर प्रतिबंध लगने के बाद मसूद अजहर और उसका भाई रऊफ जमात उल फुरकान के नाम से आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। बहावलपुर में मसूद अजहर की अगुवाई में बाकायदा आतंकी प्रशिक्षण कैंप चला रहे हैं, जिसका मैप भी एजेंसियों ने पाकिस्तान सरकार को सौंप दिया है। इस बीच रिपोर्ट ये भी है कि पाक पीएम नवाज शरीफ के निर्देश पर बहावलपुर के आसपास के इलाकों से जिन संदिग्धों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें जैश या जमात का कोई बड़ा चेहरा शामिल नहीं है। साफ है, मसूद अजहर और उसके आका हाफिज सईद पर शिकंजा कसने का कोई संकेत अभी तक पाकिस्तान ने नहीं दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को डर है कि अगर मसूद अजहर पर कार्रवाई हुई तो भारत अमेरिका के जरिए हाफिज सईद समेत दूसरे साजिशकर्ताओं पर भी कार्रवाई का दबाव बना देगा। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। इस बीच रिपोर्ट यह भी है कि जैश ए मोहम्मद ने छद्म नाम से बहावलपुर में अपना नया मुख्यालय बनाया है। उस्मान अली सेमिनरी के नाम से बहावलपुर में मदरसा चलता है। इसमें खुले तौर पर जिहादी आतंकवाद की ट्रेनिंग देने में मसूद अजहर जुटा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के ट्रस्ट अल रहमत के जरिए आतंकी हमलों में मारे जाने वाले आतंकवादियों के परिवारों को पेंशन मुहैया कराई जाती है। अल रहमत ट्रस्ट पाकिस्तान समेत तमाम खाड़ी देशों से इस एवज में बड़ा चंदा वसूलता है। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने अल रहमत ट्रस्ट की ओर से चंदा जुटाने के काम को सीधे तौर पर जैश के लिए काम करने के पुख्ता सबूत जुटाकर इस पर बैन भी लगाया। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में अल रहमत ट्रस्ट की गतिविधियां जारी हैं। पाकिस्तान सरकार ने बाकायदा जैश के प्रचार के लिए अखबार और साप्ताहिक समाचार पत्रों को प्रकाशित करने की इजाजत दे रखी है। वीकली मैगजीन अल कलाम में खुद मसूद अजहर सादी के नाम से लिखता है। इसके अलावा डेली इस्लाम और जर्बे मोमीन नाम से भी समाचार पत्र जैश के जरिए ही प्रकाशित किए जा रहे हैं। सवाल है कि पाकिस्तान सरकार के इशारे पर ही जब जैश ए मोहम्मद
सारी गतिविधियां खुले रूप से चला रहा है, तो फिर आतंक के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई कैसे होगी, इसे समझा जा सकता है। तो आराम से जैश पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। पठानकोट हमला भी जैश की साजिश है। भारत ने तमाम सबूत सौंपे हैं, लेकिन नवाज शरीफ की सरकार और उनकी एजेंसियों को मसूद अजहर और दूसरे आकाओं के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत ही नहीं हो रही। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान को और सबूत चाहिए। अब पाकिस्तान का नया पैंतरा, भारत से और सबूत मांगेगा पाक। पठानकोट हमले में चाहिए और सबूत। क्या आतंक को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान बड़े बड़े दावे कर रहा है? क्या पठानकोट हमले के गुनहगारों पर कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान सिर्फ संजीदा होने का दिखावा कर रहा है? पुख्ता तौर पर इन सवालों के जवाब तो थोड़े वक्त के बाद मिल पाएंगे। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है, तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभी नहीं है, अभी नहीं है। अब इसके बारे में जो कुछ भी होगा उचित समय पर ही फैसला लिया जाएगा। मोदी सरकार ने नवाज शरीफ से उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन इतना साफ है कि पाकिस्तान अब भी वही पाकिस्तान है। ना तो उसके दिखावे में कोई कमी आई है, ना ही पैंतरे में। आज तक के सूत्रों की माने तो पठानकोट हमले को लेकर भारत ने पाकिस्तान को जितने सबूत सौंपे हैं, उससे पाकिस्तान संतुष्ट नहीं है, उसे और सबूत चाहिए। खबर यह है, पाकिस्तान भारत से जल्द ही आतंकवादियों की बातचीत की रिकॉर्डिंग की मांग करेगा। साथ ही पाकिस्तान को आतंकवादियों के फिंगरप्रिंट्स भी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में पठानकोट हमले के गुनहगारों को ढूंढ रही जेआईटी ने बहावलपुर, गुजरावाला और झेलम से कुछ लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन दलील ये कि भारत के दिए सबूत पठानकोट हमले के गुनहगारों के खिलाफ ठोस कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान को आतंकवादियों की बातचीत का रिकॉर्ड चाहिए, ताकि वॉइस सैंपल की मदद से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के हैंडलर्स की पहचान हो सके। ठीक इसी तरह पाकिस्तान को आतंकवादियों के फिंगरप्रिंट्स भी चाहिए, ताकि NADRA में मौजूद सैंपलों से उनकी मिलान की जा सके। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में NADRA ठीक वैसी ही संस्था है जैसी कि भारत में UIDAI। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को कई सबूत सौंपे हैं, जिनमें पाकिस्तान में बने आतंकवादियों के जूते भी शामिल हैं। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को उन सिम कार्डों के नंबर बताए हैं जिनसे पठानकोट हमले में आए आतंकवादियों ने पाकिस्तान में बात की थी, लेकिन पाकिस्तान जांच एजेंसियों की दलील है कि वो नंबर रजिस्टर्ड नहीं थे, यानी बिना वेरिफिकेशन के दिए गए थे, लिहाजा पहचान मुश्किल है। एक और तो पाकिस्तान कार्रवाई का दिखावा कर रहा है, उसे और सबूत चाहिए। इतना होने के बावजूद दिलचस्प ये है कि उसने ये उम्मीदें भी पाल रखी हैं कि भारत के साथ विदेश सचिव स्तर की बातचीत जारी रहेगी, लेकिन भारत ने शायद सारे विकल्प खोल रखे हैं। अब पाकिस्तान लाख पैंतरेबाजी कर ले, लेकिन इस बार दाल गलने वाली नहीं। इस बार नवाज शरीफ की सरकार ने पठानकोट हमले के गुनहगारों पर शराफत दिखाई तो उनके सारे दांव उल्टे पड़ सकते हैं। राहुल कमल के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान पर पठानकोट हमले के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान से आतंकियों ने भारत में घुसपैठ कैसे की। पाक सीमा की चौकसी करने वाले BSF का दावा है कि सीमा पर सुरक्षा बेहद कड़ी है, तो सवाल यह है कि चूक कहां हुई। संगठन वही यानी BSF और आरोप वही यानी पाकिस्तान सीमा पर तस्करी। मोहाली पुलिस के मुताबिक हवलदार प्रेम सिंह पंजाब के फजिल्का सेक्टर में तैनात था जब वो तस्करों के संपर्क में आया और पैसे लेकर ड्रग्स से लेकर हथियारों तक की तस्करी में मदद की। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में बात आई है उसमें ये क्लियर हुआ है कि 2014 में जब ये फाजिल्का सेक्टर में था, तब इसने इन स्मगलर्स के साथ तालमेल इसका हुआ और इसने 50,000 रुपीज लेके उनके साथ कंसाइनमेंट्स इधर से उधर की। इससे पहले राजस्थान से धरा गया था BSF का जवान अनिल कुमार। जिसने आज तक के कैमरे पर कबूला था अपना गुनाह। सर लाहौर का रहने वाला सर इम्तियाज, उसने मेरी बात करवाई सर, ये बोलू से सर वो स्मगलिंग के बारे में बात करता था सर। बोलता था कि स्मगलिंग में हमारा बोलू मिलेगा और उसके द्वारा सर मतलब माल पाल करवाएंगे सर। यानी पाक सीमा पर ड्रग्स और हथियार तस्करी के आरोप में 10 दिनों के भीतर BSF के 2 जवानों की गिरफ्तारी। मामला
भ्रष्टाचार का है। तो क्या यह सही है कि पठानकोट हमले के पीछे ड्रग्स तस्करी का खेल है? तो क्या पाक सीमा पर तैनात बीएसएफ पर लग रहे आरोप सही हैं? तो क्या बीएसएफ के सामने साख का संकट खड़ा हो गया है? तो क्या यह सही है कि आतंकियों की घुसपैठ बीएसएफ की बड़ी चूक है? इन सवालों का जवाब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना साफ है कि आतंकियों की घुसपैठ को लेकर बीएसएफ पर उंगली जरूर उठ रही है। आतंकियों की घुसपैठ की हकीकत जांचने के लिए आज तक की टीम पहुंच गई बामियाल सेक्टर में। हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या नदी के रास्ते घुसे थे आतंकी। अब आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से बीएसएफ के जवान उज्ज नदी, जहां पर सवाल उठा था, वहां पर बॉर्डर गार्डिंग करती है। यहां लेजर बीम के जरिए बॉर्डर गार्डिंग होती है। ये जो तार हैं, इस तार के जरिए तो रोक लगाई ही जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर इस एरिया को जिस तरीके से हम पार कर रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि वहां पर लेजर बीम के जरिए एक सिग्नल दिया जाता है और वहां पर जो बीएसएफ के जवान होते हैं वो वैसे ही एक्टिव हो जाते हैं कि क्या कोई संदिग्ध व्यक्ति या फिर संदिग्ध कोई ऐसी चीज अंदर घुसने का प्रयास तो नहीं कर रही है। फिर बामियाल सेक्टर में आज तक की टीम ने ये जानने की कोशिश भी की कि क्या पुलिया के रास्ते से आए थे आतंकी। जैश ए मोहम्मद के उन आतंकियों को लेकर के ये भी सवाल उठा था कि क्या वो पानी के रास्ते भारत के अंदर प्रवेश किए हैं और क्या उन छोटी छोटी पुलियों का इस्तेमाल किया गया जिसके अंदर पाइपें पड़ी होती हैं। लेकिन जो बीएसएफ के जवान यहां पर बॉर्डर गार्डिंग करते हैं वो इस तरीके की यहां पर व्यवस्था कर रखे हैं। व्यवस्था ये है कि ये जो छोटी छोटी पुलियां हैं, यहां पर कटीले तार तो लगाए गए हैं, साथ ही यहां पर ग्रिल लगा करके ताला लगा दिया गया है कि कोई भी शख्स इस पार से उस पार प्रवेश न कर सके। हमने जहां भी दूर दूर तक नजर दौड़ाई, बीएसएफ के जवान मुस्तैद नजर आए और सुरक्षा चाक चौबंद। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिसमें इन फेंसिंग के ऊपर 440 वोल्ट की इलेक्ट्रिक भी दौड़ती है। आतंकवादी हो या कोई परिंदा उस पार से इस पार नहीं आ सकता। लेकिन सवाल ये उठे थे कि आतंकी इसी एरिया से अंदर घुसपैठ कर गए। इस लाइट को कोबरा लाइट बोलते हैं और इस कोबरा लाइट की निगरानी लगातार बीएसएफ के जवान करते रहते हैं। बॉर्डर के इस एरिया में बड़े स्तर पर ऐसे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आज तक के कैमरे पर बामियाल सेक्टर और भारत पाकिस्तान सीमा एकदम सुरक्षित नजर आई, लेकिन ये दावे से नहीं कहा जा सकता कि बीएसएफ की ऐसी चौकसी पठानकोट हमले के बाद है या फिर हमेशा ऐसी ही मुस्तैदी रहती है। मोहाली से सत्येंद्र चौहान के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, बामियाल, आज तक। दरअसल बात हम पाकिस्तान की कर रहे हैं, पाकिस्तानी घुसपैठियों की कर रहे हैं, तो हम साथ ही पाकिस्तानी हिंदुओं की भी यहां पर बात करते हैं। करीब 2500 ऐसे पाकिस्तानी हिंदू हैं जो दिल्ली में लंबे समय से शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। हजारों हिंदू अल्पसंख्यक और भी हैं जिन्होंने देश के दूसरे राज्यों में शरण ले रखी है। ये हिंदू पाकिस्तान के जुल्मों की वजह से वापस लौटने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि क्या इन्हें नागरिकता मिलेगी? वंदे मातृभूमि की वंदना का गीत गाते इन बच्चों के पास भविष्य के लिए जमीन नहीं है। ये बच्चे भारत में शरणार्थी हैं। पाकिस्तान में जुल्मों से तंग आकर इनके हिंदू माता पिता इस उम्मीद में भारत चले आए कि कम से कम यहाँ तो जिंदगी महफूज होगी, धर्म बचेगा और इज्जत बचेगी। 16 साल की इस माला से मिलिए। वो पाकिस्तान के सिंध से आई है। परिवार में 4 बहनें 2 भाई के साथ ये माता पिता के साथ भारत चली आई। अभी भी पाकिस्तान में 2 बहनें और तमाम रिश्तेदार छूट गए हैं। क्या हम शहर में चले जाते हैं, सब्जी ले आते हैं, कुछ बाहर भी घूम आते हैं अकेला। वहाँ पे ऐसे नहीं जाना था। जैसे कोई जाता है तो डर सा होता है। हिंदू तो बहुत सारे हैं जैसे गुलामी करते हैं, ऐसे हमारे में वहाँ पे इज्जत नहीं है। वहाँ से तो हमारे को ज्यादा से ज्यादा तो हिंदू के नाम से टोक के जाते रहे कि ये हिंदू है, कोई चीज को हाथ नहीं लगाओ, कोई गिलास को नहीं छूना है, पानी नहीं पीना है। भले 1 लाख का सामान लेंगे ना बाजार में, फिर भी किसी चीज को नहीं छुएंगे। माला समेत इन तमाम शरणार्थियों की जुबान पर बेइंतहा दर्द है। दर्द है कि पाकिस्तान में जिंदगी नरक से भी बदतर कर दी गई। हिंदू होने की वजह से इतने अत्याचार और भेदभाव की
सदियों का वतन छोड़ने के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं बचा। हमारे को चाहिए नागरिकता हो जाएगा तो हम खेती बाड़ी कर लेंगे, आजाद हो जाएगी तो खेती बाड़ी तो हम खेती बाड़ी करते हैं। दिल्ली के आदर्श नगर, रोहिणी और मजनू का टीला में इन हजारों शरणार्थियों की रिहाइश है और जंतर मंतर से लेकर सत्ता के तमाम गलियारों तक इन शरणार्थियों ने नागरिकता के लिए गुहार दर गुहार लगाई है, लेकिन जैसे कोई सुनने को तैयार ही नहीं। उनको याद दिलवाने के लिए कि भाई 20 महीने से हो गए आपको आए हुए, हिंदुस्तान की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया आपको हिंदुओं ने कि आप हिंदुओं को लेकर कुछ करोगे। एक अदनान सानी करोड़पति आदमी, उसको तो आपने दे दी, पाकिस्तान से आया था वो, नागरिकता दे दी। इन लोगों का क्या कसूर है? अगर उनको दी जा सकती इनको क्यों नहीं? जाहिर तौर पर सवाल राजनीतिक तौर पर गर्मा रहा है। हिंदुओं के हित की बात करने वाले आरएसएस के कार्यकर्ताओं समेत तमाम हिंदू संगठनों से इन शरणार्थियों को भरोसा तो मिला है, लेकिन राहत का इंतजार इन्हें आज भी है, क्योंकि जब तक शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलती, सरकारी तंत्र के शोषण से दो चार होना इनके लिए रोज की चुनौती है। दिल्ली से महा सिद्दीकी के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब बात पाकिस्तान के दोहरे मापदंड की। मज़ार शरीफ पर जो हमला हुआ था उसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ था, और इस हमले में जो पाकिस्तानी सेना के हाथ की बात है ये कर रहे हैं अफगानिस्तान में जो पुलिस प्रमुख हैं। वो क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। आपको याद होगा, दरअसल भारतीय वाणिज्य दूतावास पर यह हमला हुआ था 3 जनवरी को। यह हमला उस वक्त तो अटकलों के में घिरा था, लेकिन अब अफगानिस्तान के जो पुलिस चीफ हैं उन्होंने अपनी तरफ से यह बात कही कि ये जो हमला था इसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ था। अब पाकिस्तान जब अपनी तरफ से सफाई देगा तो उसमें जाहिर है इस बात का खंडन होगा, क्योंकि पाकिस्तान सबूतों को भी नहीं मानता। बहरहाल बात हम बाबा रामदेव की करते हैं। बाबा हरियाणा में योग और आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर थे। अब उन्हें केंद्र सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। देश में विदेशी पर्यटकों की सेहत दुरुस्त करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने हेल्थ वेलनेस बोर्ड बनाया है। इस बोर्ड में बाबा रामदेव को देश के नामी डॉक्टरों के साथ जगह दी गई है। बोर्ड में डॉक्टर नरेश त्रेहन समेत 23 बड़े डॉक्टर शामिल किए गए हैं। सवाल उठाने वाले ये कह रहे हैं कि क्या ये एक राजनीतिक फायदा है जो स्वामी रामदेव को दिया जा रहा है। हालांकि जो बोर्ड बना है वो विदेशी पर्यटकों को भारत में अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए एडवाइजरी टीम की तरह काम करेगा, जिसमें होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात है, यानी एलोपैथ है, आयुर्वेद है और योग चिकित्सा के जरिए पर्यटकों को इलाज में मदद देने की कोशिश है। अब दिन भर की 4 बड़ी खबरों की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में यह तय हो गया कि फिर वही सरकार बनेगी, यानी पीडीपी और बीजेपी मिलकर ही रहेंगे। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद महबूबा मुफ्ती ने शपथ नहीं ली थी, जिसके बाद राज्य में राज्यपाल शासन लगा दिया गया था। कयास लगाए जा रहे थे कि पीडीपी किसी और विकल्प की तलाश में है। इस बीच केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में जल्लीकट्टू को हरी झंडी जो दी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मदुरई में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पर्थ में रोहित शर्मा की बेशकीमती 171 रनों की पारी का कोई फायदा नहीं हुआ। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 5 विकेट से हरा दिया। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में अजीबोगरीब वाकया हुआ। करीब 45 व्हेल मछलियां समंदर तट पर आ गईं। बाद में उन मछलियों की मौत हो गई। खबरदार में आज के लिए इतना। शिकायत इस चिट्ठी में कुणाल की गई है। देखिए, चेतन सांघी के बारे में अगर हम बताएं तो डीडीसीए की जो जांच हुई थी, दिल्ली सरकार ने जो जांच करवाई थी, उसके चेयरमैन थे उस समिति के, और बहुत खास माने जा